नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। पर्यावरण के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि किस तरह से हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे आएं और कैसे हमारा जो आने वाला कल है उसको बेहतर करें ताकि हम स्वस्थ रहें, आने वाली पीढ़ियों को भी हम एक बेहतर पर्यावरण दे सकें। आज का हमारा विषय है पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण, जिस पर हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से वनों का संरक्षण किया जाए और वन पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ हैं ब्रजेंद्र रावत साहब, जो कि नर्मदा जिले के सुहागपुर के एसडीएम हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही हमारे साथ हैं आनंद पटेल जी, जो कि अध्यक्ष हैं पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण समिति भोपाल के। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी आपका भी। और सबसे पहले शुरुआत मैं रावत साहब आप ही से करूंगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सतपुड़ा रिजर्व और मढ़ई, जिस क्षेत्र, ये दोनों ही क्षेत्र आपके अंतर्गत आते हैं, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम किस तरह से एक बेहतर वन संरक्षण की दिशा में आगे आएं ताकि वो न केवल रहवासियों के लिए बल्कि लोगों के लिए भी एक आकर्षक का केंद्र बने और वहां पर कई संभावनाएं निर्मित हो। श्रीकांत जी, हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी। पर्यावरण को वन संरक्षण से जोड़ा गया है। जी। पर्यावरण चूंकि एक बहुत ही व्यापक विषय है और एक सीमित दायरे से नहीं ले सकते हैं, लेकिन वनों का संरक्षण पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण दायरा रखता है। जी। पर्यावरण का मतलब तो होता है कि हमारे जो बाहरी तथ्य हैं, जो हमारे चारों आस-पास में जो घेरे में हमारी जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं, मानव जीवन की क्रियाकलापों को प्रभावित कर रहे हैं, उनको हम कैसे बचाव रखें, उसमें हमारा किन किन का पार्ट है, योगदान है। तो वन संरक्षण के मामले में हम लोगों का वन में क्या योगदान रहता है, ये जरूर है। आपने जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में संदर्भ में माना है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में जहाँ हमारी पदस्थापना है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये पुराना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, जो हमारे 1864 में इसकी स्थापना बोरी अभ्यारण्य के नाम से हुई थी। बाद में सतपुड़ा टाइगर बहुत माने संपूर्ण पुराना है और ये अद्वितीय है। वर्तमान में तो यूनेस्को ने पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित कर दिया है। और इसमें जो ज्योग्राफी का हम अध्ययन करते हैं, तो ये पचमढ़ी से यहाँ से लेके सतपुड़ा होशंगाबाद की सीमा से लेके हमारा छिंदवाड़ा और पेच का जो नेशनल पार्क है उसको भी टच करता है। ये एक बड़ा वाला हब बनने वाला है। दूसरा, पर्यावरण के बारे में ये है कि जो पर्यावरण वन से हमें जो संपदाएं मिलती हैं हमारे जीवन में प्रभावित करती हैं, तो वनस्पति और जनजीवन, हम लोग कुछ इस मामले में अपने को आध्यात्मिक तौर पे अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं कि भगवान राम द्वारा भी 14 वर्ष वन में वनस्पति के माध्यम से वहाँ की कंदमूल या वनस्पति या उनकी संपदा से जीवन यापन किया है। साथ में ऐसी जड़ी बूटियाँ रहती हैं या वनों की वो रहती है कि जो हमारे जीवन को बहुत ही लाभदायक है। वनों की संपदा से जहाँ पे लाखों लोगों का जीविकोपार्जन होता है, वनों से जैसे तेंदुपत्ता संगण है, तो इससे आम जनजीवन के लिए या लोगों को बहुत लाभदायक भी फायदा है। और वहाँ की वो बाकी वहाँ पर जो वनस्पति या जो भी उस क्षेत्र में वन्य प्राणी हो, उनसे भी वनों का संरक्षण है। जितनी भी नदियाँ या उद्गम हैं, या तो वनों के बीच से हुआ है या मान सकते पहाड़ों से हुआ है। तो हम उनको स्वच्छ अगर सुंदर और अच्छा वातावरण दे रहे हैं तो वो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं और लाभदायक होते हैं। उनसे काफ़ी हम लोगों को लाभ मिल रहा है। जी बिल्कुल आनंद जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि आज के परिदृश्य को देखते हुए हम किन किन वन और पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है श्रीकांत जी। देखिए, वन संरक्षण की यदि हम बात करते हैं तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भारत का जो कुल जो 22% हमारा पूरा जियोग्राफिकल एरिया है, उसके लगभग 7,14,000 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा जो वन है, जो टोटल भूभाग का लगभग 21.7% है। जी। तो वन संरक्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे हमारी जो पहली जो वन नीति थी वो 1894 में बनी। इसके बाद हमारी स्वतंत्र भारत की जो पहली वन नीति है वो 1986 में बनी। इसके बाद निरंतर बहुत सारे प्रयास किए गए। जैसे अभी डेडिकेटेड कॉरिडोर सरकार ने बनाया है, सोशल फॉरेस्ट्री को लेके बात हो रही है, एग्रो फॉरेस्ट्री को लेके बात हो रही है, जिसमें किसान अपनी आय के साथ अपना इनकम भी, उसमें खेती के साथ इनकम भी अर्जित कर सकें। तो समस्याएं सबसे ज़्यादा यदि हम बात करते हैं वनों की, तो फॉरेस्ट फायर जो है एक बहुत ज्वलंत समस्या है, क्योंकि जंगलों में आग लगना जो है जी एक कॉमन फिनोमिना है। बहुत सारी आग लगती है, बहुत सारे जंगल जलते हैं। तो जंगल जलना सिर्फ खाली वनस्पति का नष्ट होना या पेड़ों का नष्ट होना नहीं है, संपूर्ण जो जैव विविधता है पूरी फॉरेस्ट
क्योंकि पूरा फॉरेस्ट जो एक इकोसिस्टम है तो उसमें बहुत सारे हमारे मैमल्स भी हैं, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, वो उसका भी लॉस होता है। बिल्कुल आनंद जी, आप ये भी मानेंगे कि वनों की कटाई जितनी तेजी से रुकेगी 90% समस्या का हल हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो जंगल होते हैं वो हमारे धरती के फेफड़े होते हैं, लंग्स ऑफ हमारे अर्थ होते हैं। तो जहाँ पर जंगल रहेंगे वहाँ पर बहुत सारी हमारी जो एनवायरमेंटल जो जितनी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी। तो जंगल को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जंगल कटेंगे तो मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा, जंगल कटे मंगल घटे, वृक्ष हमारे प्राण, प्राण प्रदूषण से पटें कैसे हो दुख त्राण। हमारे पहले भी कुछ पूर्वजों ने कहा है कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार ये है जीवन के आधार। तो ये जो जंगल है वो हमारे जीवन के आधार हैं, वो हमारे फेफड़े हैं धरती के। यदि हमने जंगलों को नहीं बचाया तो ये हमारी समस्त मानव जाति और दूसरे जीव जंतु वो भी प्रभावित होंगे। और कोविड का ट्रेलर तो हमने देख लिया, सबसे ज़्यादा जो हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी जी, तो जंगल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जब जलवायु परिवर्तन की बात होती है तो जो हमारे जंगल होते हैं सबसे ज़्यादा कार्बन को अवशोषित करते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि कार्बन जितना जीवाश्म ईंधन से उत्सर्जन एक साल में जो कार्बन होता है उतना कार्बन तो जंगल हमारे खुद स्टोर करके रखे हुए हैं जी। तो जंगल हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे आजीविका भी जुड़ी है। जैसे सर ने पहले भी बताया कि भाई जो लघु वनोपज है, लघु वनोपज से जिसमें हमारा तेंदुपत्ता है, दूसरे हमारी जैसे हनी है, ऐसे करके बहुत सारे हर्रा, बहेड़ा, महुआ, आंवला, बहुत सारी चीज़ें जंगलों से हमें मिलती हैं। तो जंगल भी एक आजीविका का प्रमुख स्रोत है। जी रावत साहब, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि व्यक्तिगत रूप से और किस तरह से संस्थागत रूप से वन संरक्षण के लिए ग्रामीणों को, नागरिकों को अवेयर किया जाता है, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि सबके प्रयास से ही रिजल्ट सामने आते हैं। और आज जो स्थिति सतपुड़ा की हम देख रहे हैं, मढ़ई को जिस तरह से सम्मान मिला, तो वो उसके बारे में भी आप बताइए। वन संरक्षण के मामले में जो सरकार के प्रयास तो रहे हैं, साथ में अब हमारा समाज भी अवेयर हुआ गया है जी। क्योंकि वनों में जो संपदा होती है उससे आम जनजीवन को फायदा मिलने लगा है। वन में जैसे महुआ है, अचार है, चिरौंजी है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो औषधि वाली चीज़ें हैं, या तेंदुपत्ता या जो भी है। यहाँ तक कि वनों में जो निवास करने वाली जातियाँ थीं, आदिम जनजातियाँ जो वनों में रह रही हैं, उन्होंने भी काफ़ी अवेयरनेस हो गया, उन्होंने समितियां बना ली हैं, वनों के कटाव के बारे में प्रयास कर लिए हैं, और शासन ने समय समय पे इसमें कड़े कानून भी बनाए हैं। आपको हम बता दें कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वन अधिनियम 1927 प्रभावशील हुआ था, इसमें कड़े नियम लागू हुए थे। और पहले जो 1927 से आज़ादी के पहले तक जो वनों की थी, वनों में ज़्यादा प्रयास तो नहीं हुए, लेकिन 1955 के बाद में जो वन जो शासकीय वन थे और राजा रजवाड़ों के जो वन थे उनको संरक्षित किया गया, आरक्षित में ले गए। आरक्षित होने के कारण में उन वनों के लिए वनों का सीमांकित किया गया, वनों में रखरखाव किया गया, और वनों के साथ साथ में जो वनों में निवास करने वाली जातियों के भी हितों का ध्यान रखा गया। वन्य प्राणियों के बारे में भी कानून बनाया सरकार ने, कि वन्य प्राणी कानून 1972 के अंतर्गत के वन में जो जनजीवन जो नष्ट हो रही हैं, जैसे अभी एक पेपर में देख रहे थे कि पोलैंड में 43 ऐसी जातियां हैं जो वन्य प्राणियों की जो नष्ट हो गई हैं। तो हमारी सरकार ने काफ़ी प्रयास करके वनों के जो जीव प्राणी हैं उनकी संरक्षा को पूरा प्रयास करके कानून बनाया, कड़े कानून बनाए। साथ ही देखा जाए तो वहाँ पे जो संपदा है उन्होंने प्रवेश करने के पीढ़ी लोग, लेकिन एक बात और भारत सरकार ने की है कि जो वहाँ निवास करने वाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी जातियाँ हैं उनके हितों को भी कहीं प्रभावित नहीं किया है। वन अधिकार कानून 2006 बना के उन्होंने उनके हितों का भी ध्यान रखा है कि जो जीव को पाए, जिनका जीवन ही वन पर डिपेंड रहता था, उनके हितों को भी प्रभावित नहीं किया है। खासतौर पर जो वाइल्ड लाइफ के जो एरिया में जो लोग निवास करते थे उनको नियमतः विस्थापित किया गया। और मड़ई के बारे में तो हम ये बताना चाहते कि मड़ई क्षेत्र में जो सतपुड़ा टाइगर का विस्थापन हुआ है 48 ग्रामों का, वो उसको देख के जहाँ बिना हेजिटेशन के लोग बाकायदा विस्थापित होकर अन्य जगह विस्थापित हो गए हैं, और उनको रहने का या उनके बारे में अन्य नेशनल पार्क के लोग वहाँ पर भ्रमण में लगातार आते हैं, और टूरिस्ट भी आ रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग कैसे जनजीवन कर रहे हैं।
तो पहले से उनका जनजीवन सुधरा है। और वनों के बारे में वो इतने अवेयर हो गए कि वन के बारे में वो सुरक्षा भी करते हैं और समितियां बना के वनों के लाभ और वनों से जो संपदा निकलती है उससे उनका जीविकोपार्जन भी चल रहा है और वनों के बारे में उनके अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं हमें। जी आनंद जी, क्योंकि आपने कार्य भी किया है इस क्षेत्र में, इसलिए ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर हम जनजातियों को देखें, जो आदिवासी हैं वो प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं और जिस तरह से प्रकृति के संरक्षण के लिए, वनों के संरक्षण के लिए वो जितना कार्य कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनसे हम सीख सकते हैं बहुत अच्छे से? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। क्योंकि जो आदिवासी होते हैं वो प्रकृति पूजक होते हैं और मेरा मानना है कि जब तक आदिवासी जंगलों में रहेंगे तब तक ही हमारे जंगल बचेंगे, क्योंकि वो जंगलों की पूजा करते हैं। उनके बहुत सारे इष्ट देव जो हैं वो किसी ना किसी वृक्ष में होते हैं। तो आप देखेंगे जिस जंगल में आदिवासी मिलेंगे, एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, जिस जंगल में आदिवासियों की संख्या होगी वो जंगल आपको बिल्कुल सुरक्षित मिलेंगे और किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो हमेशा वो संरक्षण करते हैं। तो इस तरह से पूरा आदिवासियों का जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और सेक्रेड ग्रुप्स वगैरह भी देखे होंगे, इसमें बहुत सारी जगह जगह वो पौधों को, एक जगह बहुत सारे पौधों को लगाते हैं। जब वो पेड़ का रूप धारण कर लेते हैं तो उस जगह को वो एक डेडिकेटेड प्लेस होता है जहाँ वो उसको पूजन करते हैं। तो इसलिए आदिवासियों का रहना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि आदिवासियों का जो जीवन शैली है उससे भी हम सीख सकते हैं। आज जब हम बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि आज हम जब विकास के मायने देखते हैं तो हमारे शहरों में इतना सारा विकास हो रहा है, इतनी सारी चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम इतनी सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो जीवन शैली है, जैसे हम अभी पर्यावरण संगत जीवन शैली की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मिशन लाइफ की, तो जो पर्यावरण संगत जीवन शैली है तो हम उसमें कुछ शुरुआत हमने की है। जैसे हमने ये गिर गाय के गोबर से हमने गणेश जी बनाए हुए हैं। ये पूर्णतः यह इको फ्रेंडली है, पर्यावरण संगत हैं। इसमें किसी भी तरह का सिंथेटिक गोंद का यूज नहीं किया है। इसमें हमने सीड्स भी डाले हुए हैं। जब इनका विसर्जन करेंगे तो आपके प्लांट को कंपोस्ट भी मिलेगा और छोटे छोटे इसमें से आपके छोटे छोटे पौधे, तुलसी, वैसिल के और मैरीगोल्ड के इसमें से पौधे निकलेंगे। दूसरा प्रयास हमारा, आप देख रहे हैं आप, ये हमने कुछ सीड बॉल्स बनाए हुए हैं। ये बहुत अच्छी मेथड है। ये सीड बॉल्स है, ये केन्या से स्टार्ट हुआ था। सीड बॉल्स मतलब इसमें एक बीज होता है, इसमें मिट्टी और कंपोस्ट से हम इसको पूरा एक छोटी सी गेंद बनाते हैं। क्या यूज़ होता है इसका? इसका यूज़ ऐसा है कि जो जंगलों को हमको ग्रो करने के लिए ये बहुत अच्छी मेथड है। और इसमें क्या है, जैसे हम जनरली बीजों को फेंक देते हैं तो बीजों को जब हम वैसे फेंकते हैं तो वो उसको गिलहरी खा जाती है, पक्षी खा जाते हैं या फिर पानी में बह के जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मेथड है। ये सेफ है, एकदम सेफ है। और आप इसको, जब जून का महीना आएगा, पहला पानी बारिश होगी, तो उस टाइम आप इसको खाली स्थानों में इसको थ्रो करेंगे, रेलवे लाइंस के साइड में, जो हमारी नदियों के किनारे, रिवर बैंक के पास में, या फिर जो हमारे ओपन स्पेस है वहाँ इनको थ्रो करेंगे। तो जैसे ही पानी गिरेगा और इनको कंपोस्ट और ये मिट्टी का पोषण मिलेगा तो ये धीरे धीरे करके इसमें से पौधे निकलेंगे। और इनका सर्वाइवल रेट भी बहुत ज़्यादा है जी। इसका सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा है और इसमें पौधा नहीं उगने का कोई सवाल नहीं उठता है। लास्ट ईयर हमने 18,600 सीड बॉल्स को थ्रो कराया था बैतूल के जंगल में, तो इसका रेट्स हमको काफ़ी अच्छे मिले हैं जी। बिल्कुल। और इसके अलावा ये इस तरह का, ये देख रहे हैं, हमने एक बायो एंजाइम भी तैयार किया है। ये भी हमारा, हम कहते हैं कि भाई हमारी जो जीवन शैली है उसको हम कम से कम केमिकल और इसके ऊपर हम डिपेंडेंसी थोड़ी कम करें। तो हमने जो हमारे संतरे, नींबू और मौसमी के छिलके होते हैं, इससे हमने एक बायो एंजाइम तैयार किया है। ये लगभग 70 डेज़ में तैयार होता है और इसका उपयोग जो है आप फर्श, फ्लोर क्लीनिंग में कर सकते हैं, पौधों की ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। जहाँ गंदगी है वाटर बॉडीज़ में उसको डालेंगे तो वाटर बॉडीज़ को भी ये पूरा क्लीन करेगा। इसके अलावा ये बैम्बू टूथब्रश है, ये भी हमारा प्लास्टिक की जगह कुछ विकल्प हैं हमारे पास। बैम्बू टूथब्रश है, ये भी डिकम्पोज हो जाएगा। इसके अलावा प्लास्टिक की कंघी की जगह ये नीम का कॉम्ब है, ये भी हमारा इको फ्रेंडली है। इसके अलावा ये ईयरबड्स है, ये भी हमने बैम्बू से तैयार किया है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों को हमारी जीवन शैली में अपना के हम हमारे पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। रावत साहब, ये आपने भी देखा कि जिस तरह से पर्यावरण संरक्षण की लिए काम कर रहे हैं, कई ये नवाचार भी ये सामने आ रहे हैं ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर पर्यावरण दे सकें, एक बेहतर वन दे सकें, ताकि वो भी स्वस्थ रहें। क्या आप ये मानेंगे?
जो फटेल साहब ने बताया है उस संबंध में पूर्णतः सहमत है कि वन से कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो हमारे आम दैनिक जनजीवन में जो आप बता रहे हैं, स्वस्थ रहने के लिए तो ये चीज़ें बनाई हैं जी जो जैविक चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक हैं। जो हम केमिकल यूज करते हैं खाने पीने में या हम वातावरण में, उससे काफ़ी कुछ बदलाव मिले। एक स्वस्थ हमें ऑक्सीजन तो मिलती ही है जंगल में, लेकिन जंगल की जो संपदा है उस संपदा से हमारे जीवन में काफ़ी लाभदायक चीज़ें हैं। जैसे हमारी जड़ें निकलती हैं, मूसली जड़ है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अच्छा जीवन देती हैं। हमें मान लो वहाँ पर निकलने वाली संपदा में जैसे पीपल है, ऑक्सीजन देता है, या वहाँ पे अशोक है, या जो ऐसे वृक्ष हैं जिनसे हमें पूरा का पूरा हमारा जीवन, या जड़ी बूटियाँ हैं। हम धार्मिक भावना में देखते हैं कि जब भगवान लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई थी तो जड़ी बूटी ही संजीवनी कोई काम आई थी, उस समय हिमालय से लाई गई। तो निश्चित ही वनों में ऐसी संपदाएं को जो हम जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित है कि अगर हम उसकी जानकारी रखेंगे तो हमारे जीवन के लिए तो बहुत लाभदायक होगा ही। औषधियों युक्त पौधे निकलना या प्राकृतिक वहाँ वनस्पति जो मिल रही है वो हमारे जीवन को बहुत लाभदायक है। बिल्कुल आनंद जी, ये वनों का संरक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक सवाल ये भी कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं वहाँ तो काफ़ी पेड़ पौधे कई अधिक मात्रा में होते हैं, लेकिन जब हम महानगरों की बात करते हैं, शहरों की बात करते हैं, तो वहाँ पर कम पेड़ होते हैं, जिसके कारण ये हमारा स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं इससे प्रभाव पड़ते हैं स्वास्थ्य पे। तो आप क्या मानेंगे और क्या इसमें अपने सुझाव देंगे कि किस तरह से शहरों में वन ज़्यादा हो, ज़्यादा पेड़ लगे, उसके लिए काम हो? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है श्रीकांत जी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके विकास के नाम पर बहुत सारी हरियाली है महानगरों में ख़त्म होती जा रही है। हालांकि गांव में भी हरियाली है, यदि तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो महानगरों में बहुत ही स्पीड से हरियाली धीरे धीरे करके कम हो रही है। बिल्कुल। तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि यदि हम एक तो जो देसी प्रजाति के हमारे पौधे हैं, जो नेटिव स्पीसीज़ है, उसको हम प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें हमारा नीम है, अमलतास है, कचनार है, झारुल है, बरगद है, पीपल है, तो जो इस तरह के पौधों का प्लांटेशन करें। और जगह जगह हम अर्बन फॉरेस्ट भी डेवलप कर सकते हैं हम जी। और तीसरी चीज़ ये है कि अर्बन फॉरेस्ट के साथ में हम मियावाकी टेक्निक, जो जापान की टेक्निक है जी, इसके माध्यम से भी हम छोटे छोटे हम अर्बन फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, जो ऑक्सीजन बैंक के रूप में काम करेंगे। हमें जैसे आपको पता होगा कि यदि एक पीपल का यदि हम पेड़ लगाते हैं तो वो 500 मीटर के रेडियस तक वो ऑक्सीजन छोड़ता है, मतलब वो ऑक्सीजन बैंक है अपने आप में, 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो हम कोशिश करें कि हरियाली बढ़ाएं। और यदि मेरी भी यही इसमें इच्छा है कि यदि सरकारें यदि चाहें तो इसमें बिल्कुल कंपलसरी कर दें कि जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने कंपलसरी करी है, तो उसमें कोई भी कॉलोनी का डेवलपमेंट होता है तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल कंप्लीटली इस तरह का नियम बना दिया जाए, मैंडेटरी कर दिया जाए कि आपको नेटिव स्पीसीज़ ही लगानी है, जो लोकल वैरायटी हैं हमारी। जैसे हम भोपाल की बात करते हैं या मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो हमारा जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, उस एग्रोक्लाइमेटिक जोन के हिसाब से ही वैरायटीज़ हमको चयन करनी होगी। अभी हम देख रहे हैं बहुत स्पीड में बहुत सारी विदेशी जो पौधे हैं उनका लगाने का बड़ा प्रचलन चल रहा है, जिसमें कोनोकार्पस बहुत तेज़ी से लगा रहे हैं, जिसमें पाम ट्रीज़ को काफ़ी तेज़ी से लगा रहे हैं। दिखने में सुंदर है लेकिन उसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। दूसरा, वो उतनी मात्रा में ऑक्सीजन भी रिलीज़ नहीं करेंगे। और दूसरा, बायोडाइवर्सिटी, जैसे एक वृक्ष अपने आप में पूरा स्रोत है, क्योंकि उसमें पक्षी भी घोंसले बनाते हैं, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, तो वो पूरी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। जी बिल्कुल सर, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से शहरों में कई ऐसी मल्टीज़ और बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो आप क्या मानेंगे कि अगर शहरों में भी एक अच्छी व्यवस्था इस तरह की हो जाए कि वहाँ पर भी पेड़ की कटाई कम हो, तो इससे पर्यावरण और वन संरक्षण की दिशा में एक बेहतर कदम होगा? ये शासन ने जो कॉलोनाइजर को परमिशन देने लगे हैं उसके लिए कंपलसरी कर दिया है कि उसमें आपको इतने परसेंटेज में वृक्षारोपण करना चलेगा, गार्डनिंग करना पड़ेगी, पार्किंग करना पड़ेगा, कंपलसरी कर दिया है उसमें। तो शहरों में तो ये हो ही रहा है। अब आम व्यक्ति भी इसके प्रति जागरूक हुआ है। यदि उसको छोटी भी जगह अपने निवास में मिल रही, बंगले में मिल रही है, तो वो उसका यूज अपने निश्चित पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ करने लगा। ये हमारी लगता है कि हमारी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, लेकिन शहरों में चूंकि पोल्यूशन ज़्यादा होता है, वाहन ज़्यादा चलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम भी उतना क्लियर नहीं रहता है, तो उससे ज़रूर प्रदूषण फैल रहता है। उसके दबाव के कारण उतना घनी बस्तियां हैं, तो उससे निश्चित ही, लेकिन उस तुलना में तो ये मान सकते हैं कि उतना वृक्षारोपण नहीं है। लेकिन ग्रामीण परिवेश में लोग बाकायदा वृक्ष लगाने लगे, अपने खेती या पेड़ों उसमें खेतों में लगाते हैं, जो उनकी निजी ज़मीनें हैं उनमें लगा रहे हैं।
तो आज पर्यावरण के प्रति काफ़ी जागरूक हो गए। शासन ने भी कहा है कि यदि हम वन की अधिनियम बनाया है कि यदि हम किसी के पेड़ कटाई की अनुमति देंगे तो उतने वृक्ष उसको लगाना ही पड़ेंगे, तो वन की अधिनियम का उसका भी लाभ मिलता है। यदि जंगल में एक एज के बाद में वृक्षों को काटना आवश्यक होता है सरकार द्वारा, तो वो भी ये कहती है कि वहाँ लगाइए, नई नई नर्सरी लगा रही है, नर्सरी में ऐसे पौधे लगाए जा रहे हैं जो हमारी औषधि युक्त पौधे हैं। तो निश्चित ही में काफ़ी लोग जागरूक हो रहे हैं और समझने लगे हैं और लगा भी रहे हैं और उसका लाभ भी मिल रहा है लोगों को। जी आनंद जी, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान रखना होगा। जो गलतियां लोग कर देते हैं, कई बार हाईवे पे ऐसी कुछ जो प्लास्टिक हुआ या बॉटल हुआ या कचरा हुआ वो फेंक देते हैं, खेत में वो चला जाता है, तो वो भी बहुत नुकसानदायक होता है। बिल्कुल नुकसानदायक होता है। और ये प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि हमारे भारत में एक साल में लगभग 34 करोड़ जो टन जो है कचरा जनरेट होता है, और जिसमें से लगभग हमारा 30% हमारा रिसाइकिल होता है, 70% हमारा वैसे ही चला जाता है। तो लगभग 50 साल हमारी प्लास्टिक को चालू ही हो गए, लेकिन अभी हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो थोड़ी ठीक नहीं है। अब हम इतनी सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, प्लास्टिक की बोतल की जगह हम मेटल की बोतल यूज़ कर सकते हैं, तो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और हम कहते हैं कि एक छोटी सी स्ट्रॉ, यदि हम जैसे नारियल पानी पीने जाते हैं या फिर हम कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हैं, कोई स्ट्रॉ देता तो हम कहते हैं एक स्ट्रॉ है, लेकिन जब यदि हम पूरी दुनिया की बात करें, यदि हर व्यक्ति ये बोले कि भैया तो एक ही स्ट्रॉ है, तो फिर ये मिला के तो करोड़ों मिलियंस में पूरी स्ट्रॉ हो जाएगी। तो इसमें अभी सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो उसको लेके बड़ा दिक्कत वाला काम है, क्योंकि वो लिटरिंग होती है, फिर डंपिंग साइट्स में जाती है, वहाँ से जब वो पानी गिरता है तो वाटर बॉडीज़ में जो माइक्रो प्लास्टिक है वो रिलीज़ होती है। तो ये बहुत सारी है। और अभी जैसे आपने जो चीज़ बताई है वो मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर है, हमारा जो मानव का जो व्यवहार है वो उसमें भी परिवर्तन होना ज़रूरी है। हम गाड़ी में चलते हैं, हाईवे पे चलते हैं, हमने कुरकुरे का पैकेट कुरकुरे खा लिया और हमने उसको थ्रो कर दिया। हमने पानी की बोतल पी या कोल्ड ड्रिंक पी, उसको गाड़ी की खिड़की से फेंक दिया। तो ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर ठीक नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि दुनिया में जो बदलाव आप देखना चाहते हैं, जैसा बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आपको अपने आप से करनी होगी। जैसे अभी मोदी जी का जो मिशन लाइफ है बहुत अच्छा अभियान है, क्योंकि उन्होंने 2021 में जो चालू किया है 75 सूत्री, जिसमें 75 जो एजेंडे हैं उनको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। बिल्कुल, और ह्यूमन बिहेव को बिल्कुल चेंज करना होगा। बिल्कुल। रावत साहब, आखिरी सवाल, आपने अपने कार्यकाल के दौरान आप किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वन संरक्षण के लिए क्या संदेश आप हमारे दर्शकों को देंगे? जो हमारे कार्यकाल में जहाँ जहाँ मेरी पदस्थापना हुई है वहाँ पे हमें देखने को मिला है कि जहाँ तक फॉरेस्ट एरिया रहा है तो फॉरेस्ट एरिया में लोगों को प्रेरित किया है, लोगों को बताया है कि यहाँ पे अगर हम जंगल में अगर पर्यावरण के लिए हम अगर जो है आवश्यकताएं, यहाँ तक कि हम लोग अपने बंगलों में से ही शुरुआत करते हैं, उस बंगले में वृक्षारोपण ही चालू करते हैं या ऑफिस में ऐसे वृक्ष लगाते हैं समय समय पर, ताकि लोगों को निश्चित है लोग समाज हमारी फॉलो करें। लोगों को लगता है कि जब वृक्ष के प्रति कोई बाहरी व्यक्ति आके, अधिकारी आके फील्ड में लगा रहा है तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। अभी हम नर्मदा किनारे गए थे तो हम लोगों ने और जनपद के सीईओ के माध्यम से वहाँ पे हम लोगों ने श्रमदान के माध्यम से बताया कि यहाँ पे हमें कचरा या नदियों में प्रदूषण नहीं फैलना है, गंदगी नहीं फैलाना है, वृक्षारोपण भी करना है या किनारे पे पेड़ लगाए तो ताकि हमारी नदियों का कटाव भी रोका जा सके। तो जो हम लोगों ने काफ़ी उसकी सराहना की है और निश्चित लोगों उसके प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है और उसका फीडबैक जाने से लोगों में या जिले में या अन्य जगह उसका माध्यम के पीडिया के माध्यम से जा रहा है, तो उससे लोगों को सहयोग मिल रहा है हमें। बिल्कुल। तो पर्यावरण और वन संरक्षण की दिशा में हमें आगे आना होगा और अपने आप को बदलना होगा ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर कल दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया रावत साहब, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला। पटेल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला। तो दर्शकों, वन संरक्षण और पर्यावरण में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।